शुरू करने के लिए महान होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करना ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार योगी आप सभी का स्वागत करता हूं शिव विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट 2026 के लिए जो साइंस के पीवाईक्यू हैं, जो पिछले ईयर दिसंबर 2024 में जो अपनी सीटेट हुई थी उसमें साइंस मैथ का जो पेपर था उसमें साइंस के जो क्वेश्चन है वो आज की इस क्लास में लेंगे, उनको सोल्व करेंगे और आप वीडियो को रोक रोक कर क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करना, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। और आपको कमेंट करके बताना कि 15 में से आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें सीटेट दिसंबर 2024 के साइंस के पीवाईक्यू लिए और 15 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और इसकी जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का नाम है शिव विद्यापीठ। और वैसे तो मैं चैनल के बायो में भी टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा उपापचय को नियंत्रित करता है। मतलब ये कह रहा है, ये ए है ना, या कोई हार्मोन है, कोई उस हार्मोन का आपको नाम बताना है कि ए हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय को नियंत्रित करता है। यह बी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और हमारे आहार में, अब सी इस ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित करता है। तो सी जगह क्या आएगा, मतलब ए बी सी को आपको क्रम से बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है थायरोक्सिन, कि वो हार्मोन थायरोक्सिन है, ग्रंथि थायराइड है और उसको इफेक्ट करने वाला जो कि पोषक तत्व है आयोडीन है या फिर तत्व है कोई भी। और दूसरा ऑप्शन है कि वर्धीकर हार्मोन, पीयूष ग्रंथि, प्रोटीन। तीसरा ऑप्शन है कि इंसुलिन, अग्नाशय, शर्करा। चौथा ऑप्शन है एड्रीनलिन और एड्रिनल यानी अधिवक्र ग्रंथि और लवण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थायरोक्सिन हार्मोन होता है जो हमारे उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म होती है ना, उसको थायरोक्सिन हार्मोन नियंत्रित करता है और वो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और इसके कामकाज को हमारे आहार में आयोडीन इफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव पाचन तंत्र में पित्तरस के कार्यों के बारे में पूछा गया है कि पित्तरस के कार्यों से संबंधित में कौन सा कथन सही है। तो देखो, इसमें पहला कथन है, यानी पित्तरस के कार्यों के बारे में हमसे पूछा गया है। तो पहला कार्य है कि यह आमाशय से आते हुए आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को क्षारीय बना देता है। सही बात है। दूसरा है कि यह वसा के पाचन में सहायता करता है। तो ये भी सही बात है। तो यहाँ ए व बी दोनों सही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, ये क्वेश्चन वैसे तो आपके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बट आप अगर आपने अच्छी तरह से ध्वनि को पढ़ा होगा तो आप उस बेस पे भी इसको सही कर सकते थे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यम ए का घनत्व बी के घनत्व से अधिक है। मतलब जो ए का घनत्व है वो बी के घनत्व से क्या है, अधिक है। लेकिन किंतु माध्यम सी के घनत्व से कम है। लेकिन सी जो ए का घनत्व है ना, वो सी के घनत्व से क्या है, कम है। यानी सी का घनत्व ए से भी अधिक है। मतलब किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करेगी, इसमें ये पूछा है कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करेगी। तो जनरली आप सभी जानते हैं कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती है ध्वनि, और उसे मतलब गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें 3 माध्यम दे रखे हैं आपको, जिसमें सी का सबसे अधिक घनत्व है, ए का उससे कम घनत्व है और बी का सबसे कम घनत्व है। तो जनरली आपको अगर आप कंसेप्चुअल बेस पर भी इस क्वेश्चन को करना चाहोगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। अब देखो कैसे, आपको पता है कि ठोस होते हैं, उनका जो घनत्व है वो भी मतलब द्रवों की तुलना में अधिक होता है। और आपको ये पता है कि ध्वनि है एक यांत्रिक तरंग है और इसे गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ घनत्व सबसे अधिक किसका है, सी का सबसे अधिक घनत्व है। तो ध्वनि भी सबसे अधिक गति किसमें करेगी, तो सी वाले माध्यम में ही सबसे अधिक गति करेगी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें सही पूछा है। देखो, कथन 1 है, मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सही है, ये भी सही है। ऊष्मा उच्च तापमान वाले शरीर से निम्न तापमान वाले शरीर की ओर प्रभावित होती है। तो ये कथन भी सही है। देखो समझाता हूँ अगली स्लाइड में, देखो आपको समझाता हूँ कि अवलोकन और अनुमान होता क्या है एक्चुअली में। देखो, ऑब्जर्वेशन या फिर अवलोकन होता है जो हम सीधा अपनी जो इंद्रिय हैं उनसे जो सीधा अनुभव ग्रहण करते हैं, उसको हम अवलोकन या फिर ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जबकि अनुमान होता है कि हमने एक बार अपनी इंद्रिय जनित अनुभव ले लिया, फिर उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं ना, उसको हम अनुमान कहते हैं।
तो इसमें देखो S1 कथन में कहा क्या गया था कि मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात सही है। तो अब ये तो है नहीं कि हमने तुरंत नापा, इंद्रियजन्य अनुभव तुरंत लिया और तुरंत बता दिया, तो ऑब्जर्वेशन तो है नहीं ये, यानी ये ऑब्जर्वेशन से निकाला गया निष्कर्ष है। तो ये क्या है, तो पहला कथन क्या है, अनुमान है पहला कथन, तो ये क्या है, अनुमान है, राइट। और दूसरे कथन में कहा क्या गया था कि ऊष्मा जो हाई, वो मतलब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है, तो ये भी हमने तुरंत तो देखा नहीं, मतलब कि तुरंत अपने इंद्रियजन्य अनुभव से तुरंत तो हमने ऑब्जर्व किया नहीं, पहले से जो ऑब्जर्व किया गया था उससे जो निकाले गए तथ्य थे उनके आधार पर ये निकाला गया एक निष्कर्ष है। तो ये भी क्या है, ये भी अनुमान है, राइट। देखो तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 की S1 और S2 दोनों ही अनुमान है, राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि जो बर्फ है आपकी, बर्फ हिम 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है तो उसका तापमान, अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि उसका तापमान समान रहता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि पहले घटता है फिर समान रहता है, तीसरा है कि बढ़ता है, चौथा है घटता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी जब बर्फ को 0 डिग्री पर पिघालते हैं तो उसका तापमान समान रहता है, राइट। इसकी व्याख्या जो आप अच्छी तरह से PDF में एक बार और रिवाइज मार लेना, जो आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। देखो जब बर्फ 0 डिग्री पर पिघलती है तो यह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आती है, और इस प्रक्रिया के दौरान, यानी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आना एक अवस्था परिवर्तन है, यानी बर्फ जल का मिश्रण 0 डिग्री तापमान पर स्थिर रहता है, और दी गई उष्मा ऊर्जा का उपयोग तापमान बढ़ाने के बजाय किस में होता है, बर्फ के अणुओं के बीच के बंधों को तोड़ने के लिए। इसलिए उसका टेम्परेचर समान रहता है जब तक कि वो बर्फ पूरी पिघल न जाए, राइट। अब देखो ये अगला क्वेश्चन, जब भी ऐसा प्रश्न आए ना सारणीदार, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। देखो कैसे, इसमें आपको देखो दिया हुआ है A द्रव्यमान संख्या, B इलेक्ट्रॉनों की संख्या, C प्रोटॉनों की संख्या, और यहाँ देखो D परमाणु संख्या, मतलब ये, और F न्यूट्रॉनों की संख्या। अब इनकी जगह आपको बताना है कि इनकी जगह एक्चुअली में आएगा क्या। तो देखो सबसे पहले अपन को एक कॉन्सेप्ट याद है कि किसी भी उदासीन परमाणु के लिए जितना परमाणु क्रमांक होता है, Z बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु संख्या है यहाँ 9। अब अगर परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक 9, तो द्रव्यमान संख्या आप 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दो। आप देखो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉनों, अगर परमाणु संख्या 9 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 9 होंगे, क्योंकि इस सूत्र से अगर ये परमाणु उदासीन है तो सबसे पहले देखो कि बी में 9 किस ऑप्शन में आ रहे हैं। तो देखो इसमें 10 आ रहे हैं, तो इस ऑप्शन को आप काट ही दो कि नहीं ये नहीं हो सकता। इसमें 9 आ रहे हैं, लेकिन इसमें तीसरे में भी 10 आ रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि बी में हमारे 9 आने चाहिए। और इन अब बचे 2 ऑप्शन। प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, प्रोटॉनों की संख्या भी देखो Z बराबर P बराबर E, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 9 होगी। तो देखो यहाँ सी में क्या आ रहे हैं, सी में आ रहे हैं 10, तो ये नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा ऑप्शन, एक ही बचा, तो आपको सोचना भी नहीं इसमें, तो इसको क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई साहब। अभी कथन में है कि उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों के पश्य दर्शन दर्पण में होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें तो देखो चारों ही है कि ये सही है, सही है, सही है, सही है, तो इसके हिसाब से तो हम काट नहीं सकते। अब देखो इसके कथन पढ़ने हैं कि यानी वे उर्दू शीर्ष का मतलब यानी सीधे, तो ये तो सही बात है कि जो उत्तल दर्पण है वो सीधे प्रतिबिंब बनाते हैं। विवर्धित, देखो अब लैंग्वेज कैसे घुमाया, विवर्धित का मतलब होता है आवर्धित यानी आपका जो बिंब है उससे भी बड़ा, तो ये गलत है, क्योंकि उत्तल दर्पण विवर्धित या आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनाते हैं, बल्कि वो छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो मतलब ये कथन गलत हो गया। और उनका जो व्यापक दृष्टि क्षेत्र होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम पश्चिम मिरर में देखते हैं तो ताकि पीछे का अधिक से अधिक क्षेत्र कवर हो सके, इसलिए उसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो देखो ए सही है तथा R2 ही ए की व्याख्या करता है, बिल्कुल यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, क्योंकि ए सही है और केवल R2 है ना, वो ही ए की व्याख्या करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निक्रोम का प्रयोग विद्युत टोस्टर और विद्युत गीजर जैसे यंत्रों में तापन तत्व के रूप में होता है,
अभिकथन है ये। और उसमें एक तर्क दे रखा है कि निक्रोम का उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोधकता होती है। तो देखो ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो तर्क है ना, उच्च गलनांक तो होता है लेकिन प्रतिरोधकता निम्न नहीं होती, प्रतिरोधकता भी उच्च ही होती है। तो यानी ए तो सही है लेकिन आर गलत है। हाँ, यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शिराएं की तुलना में धमनियों की मोटी और प्रत्यास्थ भित्ति होती है, और इसका तर्क है कि शिराओं की तुलना में धमनियों में रक्त प्रवाह दाब कम होता है। अब इसमें क्या कहा गया है, देखो, शिराओं की तुलना में धमनियों की मोटी और प्रत्यास्थ भित्तियां होती है। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब अभिकथन तो सही है। शिराओं की तुलना में धमनियों में रक्त प्रवाह दाब कम होता है, ये गलत है, क्योंकि धमनियों में दाब प्रवाह उच्च होता है। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। तो कौन सा, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। तो पहला ही क्वेश्चन है कि गलत है, जिसमें भी ए है उसको डिलीट करो, क्योंकि हमसे पूछा गया है सही। क्योंकि क्रिस्टलीकरण रासायनिक परिवर्तन नहीं है, एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि क्रिस्टलीकरण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बस अवस्था परिवर्तन होती है। दूसरा है कि प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो बिल्कुल सही बात है, बी। अब हाँ सही बात है, लेकिन जिसमें भी बी नहीं है वो ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो बी इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा, फलों का पक्वन एक भौतिक प्रक्रिया है, गलत बात। जिसमें सी है वो भी गलत है, क्योंकि फलों का पकना एक भौतिक नहीं रासायनिक प्रक्रिया है। दूध से दही बनना रासायनिक प्रक्रिया है, ये सही बात है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो, जब प्रकाश किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है तब उसकी चाल घटती है। मतलब ये कह रहा है कि आप कोई माध्यम है, मान लो कि ये माध्यम है 1 और ये माध्यम है 2, कोई प्रकाश किरण इधर से इस माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो यहाँ उसकी जो चाल थी वो अधिक थी और यहाँ घट जाती है उसकी चाल, प्रवेश करती है घटती है। फिर अब आगे कह रहा है, देखो, आगे माध्यम सी में प्रवेश करने पर उसकी चाल वापस बढ़ जाती है। मतलब यहाँ माध्यम सी लो, देखो कलर चेंज करता हूँ, ये माध्यम सी है। अब इस माध्यम 3 है, मान लो ये माध्यम 3 या सी, इसमें प्रवेश करती है, इसकी चाल बढ़ जाती है। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, देखो अब हमको क्या पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ने हैं। यानी ए और सी के अपवर्तनांक बी से कम है, तो देखो जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें चाल भी अधिक होगी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि यानी ए और सी के जो अपवर्तनांक है वो बी से क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ अपवर्तनांक ज़्यादा है इसलिए चाल घट रही है, और यहाँ अपवर्तनांक कम है इसलिए चाल यहाँ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ अधिक थी लेकिन अब अधिक अपवर्तनांक वाले में चली गई, तो फिर चाल क्या कम हो गई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो आपको इसको थोड़ी सी थ्योरी इसकी समझनी होगी। यानी ए और सी के अपवर्तनांक बी से कम है, बिल्कुल सही बात है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है। जब प्रकाश की चाल घटती है तो इसका मतलब है कि प्रकाश विरल माध्यम से किस में गई है, सघन माध्यम में गई है, और सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। और जब चाल बढ़ती है तो इसका मतलब है कि वो सघन माध्यम में से किस में गई है, विरल माध्यम में, जिससे उसकी, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है इसलिए उसकी चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द्रव में डूबे हुए बिंब पर उत्प्लावन, इसमें बूझा गया उत्प्लावन बल कार्य करता है। तो उत्प्लावन, ये तो सीधा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। तो देखो सभी दिशाओं में गलत है, तरल के समांतर गलत है, ऊर्ध्वमुखी, हाँ ऊर्ध्वमुखी मतलब हमेशा उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्य करता है, तो ये सी सही है, ये 4 भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि धातुओं की आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता के संबंध में कौन सा कथन सही है। मतलब ये आपकी जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी है ना, उससे ये क्वेश्चन उठाया गया है। देखो जिंक, इसमें कह रहा है जिंक लोहे से अधिक अभिक्रियाशील है परंतु एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील है। बी ऑप्शन में कहा गया है कि सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम से अधिक अभिक्रियाशील है। सी ऑप्शन में कहा गया है कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखो ये क्वेश्चन है ना, इसके लिए आपको आपकी जो अभिक्रियाशीलता की सारणी है उसको जरूर याद रखना होगा, क्योंकि देखो अब ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है। मान लो यहाँ जिंक दे रखा है, लोहा दे रखा है, इसकी जगह आपको कोई सा भी धातु उठाकर दे सकता है।
देखो आपको ये सारणी जरूर याद करनी है क्योंकि सारणी से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक लोहे से अधिक अभिक्रियाशील है परंतु एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील है। बिल्कुल सही बात है, ये सही है। सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम से अधिक अभिक्रियाशील है, गलत बात है। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील है, ये भी गलत बात है। तो इसमें केवल और केवल ए यानी 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी केवल ए सही है इसमें। तो देखो आप इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कायिक प्रवर्धन की एक प्रविधि या तकनीक है जिसमें तने के एक भाग अथवा पादप की एक तरुण शाखा को खींचकर आर्द्र मृदा में इस प्रकार गाड़ दिया जाता है या फिर दबा दिया जाता है कि वह शाखा अपने जनक पादप से जुड़ी रहती है और कुछ समय बाद में जब उसकी जड़ें विकसित हो जाती है तो एक नया पादप विकसित हो जाता है। यह विधि कौन सी, इसमें ये पूछा गया है। और इस विधि से जो कोई उगाया जाता है ना, उस पौधे का उदाहरण भी आपको बताना है। तो देखो इसमें ऐसे कह रहा है कि ये कोई पौधा है, मान लो देखो ये कोई पेड़ है। अब उसकी एक शाखा को आप मिट्टी में दबा दिए, अब कुछ समय पश्चात बाद में उसकी वो जड़ें निकले, तब आप इस शाखा को अलग करके एक नया पौधा बना लोगे। तो ये जो विधि है ये परतन होती है, मतलब इसमें मृदा की परत चढ़ा दी जाती है और इसका उदाहरण है चमेली। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।